अस्सलाम अलैकुम वारहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरे शौहर मौलवी थे। हमारी शादी मुकम्मल हुई। 1 साल गुजर चुका है, लेकिन वो अब भी मेरे साथ है। मैंने हमबिस्तरी नहीं की थी। जब भी मैं सामने जाता हूँ तो वो मुझे निकाब पहनने को कहता है, लेकिन अब मैं जवान महसूस कर रहा हूँ। वो मुझे हरासा करने लगी। एक दिन शौहर ने फजर की नमाज पढ़ी। मैं अपने आप को बुरी हालत में सोता हुआ देखकर बेदार हुआ। मैंने देखा कि शादी की पहली रात में बिल्कुल बर्फ में ढकी हुई थी। सामने बैठा एहसास के सर्दी ने अंदर ही अंदर बैठा था। मेरे शौहर की तेज निगाहें मुझे अपने वजूद की याद दिलाती हैं। मैं अंदर ही अंदर बेचैनी महसूस कर रहा था। वो कहने लगे, तुमने क्या सोचा मुआमला किया था अनम? क्या ये शादी है? क्या ये आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ? मैं कांप गया। पलकों से इसे देखा। अपने आंसुओं को रोक रहा था। मेरे होंठ बुरी तरह कांप रहे थे। वो बहुत सख्त और गुस्से वाले लहजे में बोला। वो मुझसे पूछ रहा था। मैं ये कहना भी नहीं चाहता था कि क्या आप ये जान सके कि असल वजह क्या थी? मैंने अन्नम से मुझे दोबारा पकड़ते हुए पूछा। मैंने आपसे इसके इस्तेमाल के बारे में कुछ इस तरह पूछा है, लेकिन मैं इतना डर गया कि मैं रोने लगा। ऐसा लगता था कि शायद सामने वाले ने अपना इरादा कर लिया था। मैंने फैसला कर लिया था कि वो मुझसे कोई जवाब लिए बगैर मुझे बख्श देगा। रोना बंद करो और बताओ, अगर आप सोच रहे हैं कि इनकार की वजह क्या है, कि आज रात में तुम्हारे लिए 4 आंसू बहाऊं, मैं इसे देखकर बर्बाद कर दूंगा, तो ये गलत फहमी थी। क्या मैं इसे अपने दिल से निकाल दूं? ये कहकर उसने मेरा हाथ ले लिया। वो ठंडा हाथ जिसने मुझे अपनी गिरफ्त में ले रखा था, बुरी तरह कांप रहा था। मैंने हाथ डाला। जब मैंने इसे अपने करीब करने की कोशिश की, मैं पहुंच गया हूं। तुम मेरा इम्तिहान क्यों ले रहे हो? मेरी पसंद का अरूसी लिबास पहन लो। अपने आप को मेरे लिए सजाओ। तुम मेरे कमरे में बैठे हो। मेरे सब्र का इम्तिहान लिया जाता है। वजह पूछो तो मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? मैं तुम्हें करने दूंगा। मैं फरिश्ता नहीं हूं, ना वो लड़की जो हर तरह से मेरे हक में है। ये तो इंसाफ हो गया है, बस इसे ऐसी ही सजा दो। मैं इसे देखकर दिल जलता रहता हूं। मेरे पास एक बड़ा है। मैंने अपना वक्त बड़ी मुश्किल से गुजारा है। हर दिन मैंने आपकी सोहबत के ख्वाब देखे हैं। आहिस्ता आहिस्ता असद के लहजे में नशा उतरने लगा था। वो मेरा चेहरे की झूठी पट्टियां रखने की बड़ी मकबूलियत से अंदाजे से देखा जा रहा था। मेरा दिल ऐसा था कि ये मारना भूल गया। आज वो जितना बेचैन नजर आ रहा था, इसे रोकना मेरे लिए और भी मुश्किल था। इम्तिहान हो रहा था, लेकिन मैं बेबस था। वो राज जो मेरी माँ ने मुझे बताया था, अगर असद को मेरा राज मालूम होता तो मैं अपनी जान ले लेता। तुम मुझे तलाक दे देते, असद ने कहा। इसने अपनी जेब से रुखसती का तोहफा निकाला। सुना, एक जंजीर थी जिसे इसकी उंगलियों ने पहन रखा था। ये लाशौरी तौर पर मेरी गर्दन पर सफर करने लगा। एक करंट था जो मेरे पूरे वजूद से गुजर रहा था। मैंने जल्दी से इसका हाथ पीछे कर दिया और वो खुद ही पीछे हट गई थी। मैंने कहा, प्लीज बराहे मेहरबानी समझने की कोशिश करें कि मैं क्या कह रहा हूं। असद, मुझे सिर्फ 1 माह का वक्त दे। मैंने सवाल किया। इसने सवालिया लहजे में कहा, वजह बताओ। मैं तो तुमसे जबरदस्ती अपना हक भी ले सकता हूं। मैं इसे ले लूंगा तो कोई मुझसे सवाल नहीं करेगा। शायद इसने भी फैसला कर लिया था कि वो मेरी बात नहीं मानेगा। मैं मान जाऊंगा, लेकिन उनकी मुझसे कुर्बत क्या है? मैं जानता था कि वो एक नया तजर्बा करने वाला था, लेकिन मैं उन्हें रोक नहीं सकता था। जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रहा था, मेरी हालत खराब होने लगी। मैं बहुत परेशान और फिक्रमंद था। वो बेड पर बेहोश होकर गिर पड़ा। असद की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। वो मुझे अन्नम अन्नम कह रहा था। मेरे बाजू लरज रहे थे। शायद ये मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं इस तरह अपने हवास खो बैठूंगा। शायद मैं बेहोश हो रहा था।
ये उन दवाइयों का असर था जो निका के इलाज में इस्तेमाल होती थी। माँ की बातें सुनकर मैंने ये खा गया था। मैं नहीं जानता था कि मेरी माँ ने मुझ पर उनकिंग की थी। मैं अपने शौहर को अपने करीब आने की इजाज़त नहीं दे सकती थी, चाहे वो चाहता हो। ये मेरी जिंदगी नहीं थी। मैं कोई और आदमी था। नहीं, मुझे वाकई ये पसंद है। मुझे ये पसंद आया। माजी में भी ऐसा हादसा मेरे साथ पेश आया था। मुझे डर था कि इसका राज खिल जाएगा। बज़ाहिर ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन मामला जो मेरे साथ था इसने शायद ही किसी लड़की को देखा हो। ताहम जब मैं अपने होश में आया, मैं अस्पताल के कमरे में मौजूद था। मेरी सास और असद मेरे पलंग के पास परेशान खड़े थे। मेरी सास मुझसे मेरी खैरियत पूछ रही थी। लेडी डॉक्टर ने कहा कि अब सब ठीक है, आप उनको घर ले जा सकते हैं। सिर्फ चंद दिनों में देर से घर पहुंचा। मेरी सास ने मुझे आराम का मशवरा देने के बाद मुझे अपने कमरे में भेज दिया। वो मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। असद के कजिन वगैरह अभी तक घर में मौजूद थे। शादी का घर था। मेहमानों का होना एक फितरी बात थी। मैं उसके कजिन्स से प्यार करता हूँ। बातें करने की आवाजें आ रही थीं जो असर के साथ एक मजाक था। एक रात तुमने भी ऐसा किया था। तुमने अपनी बीवी के साथ इस गरीब लड़की के साथ किया। मैं बेहोश हो गया। अरे वो तो नाजुक सी लड़की थी। आपको प्यार और मोहब्बत से काम लेना चाहिए था। कज़न्स की कुंद जुबानें मुझे मौका देती थीं। मैं उन लोगों को नहीं जानता था। आप सब क्या समझ रहे थे? मैं तुम्हारे अंदर शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। मेरी वजह से असद को सबके सामने रुसवाई का सामना था। कोई कह रहा था 4 दिन कमरे में मत जाना, और कोई मेरी सास से कह रहा था कि आप खुद दुल्हन के पास रहना चाहिए, कहीं असद में दुल्हन अपना चेहरा देखकर दोबारा बेहोश ना हो। मैं हंसने और चीखने की आवाजें सुन सकता हूं। मैं अपनी ही नजरों में गिर रहा था, लेकिन मैं मजबूर भी था। अगर आप अपने शौहर को असल वजह बताएं तो वो मुझे तलाक दे देगा। मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। अगर तुम मुझे कुछ ना बताओ। रिश्ता कायम होते ही इसे पता चल जाता। मैं दोहरी परेशानी से गुजर रही थी। चंद दिनों के लिए मेरी सास मेरे पास आती रहती थी, मुझे खाना खिलाती थी। वो बहुत नर्म दिल खातून थी, एक अच्छा और प्यार करने वाला मेहमान। सब जा चुके थे। मैं अब काफी ठीक हो गई थी। मैंने खुद किचन का सारा काम संभाल लिया था। हालांकि मेरी सास ने मेरी बहुत हौसला शिकनी की। असद बहुत खामोश था। खाने के दौरान वो अब भी मुझे छेड़ने वाली नजरों से देखता रहता था। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरी सास और शौहर रहते थे। असद मेरी सास का इकलौता बेटा था। वैसे भी सब मेहमान रुखसत हो चुके थे, लेकिन मेरी सास की भांजी अभी यहाँ आई थी। उम्र में वो मेरी उम्र की थी। इसका बीए पेपर्स हो चुके थे, तो वो 1 महीना ठहरने के इरादे से आई थी। खूबसूरत भी थी। वो चीज़ जो मुझे परेशान करती थी वो ये थी कि वो असद से बहुत नावाकिफ थी। वो हंसते हुए असद से बात कर रही थी, लेकिन वो सिर्फ इसे जवाब दे रहा था। इसकी नज़रें मुझ पर जिमी हुई थीं। जुबान से वो मुझसे कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन जो इसकी आंखें मुझसे कह रही थीं, मैं जानकर भी होने का ड्रामा करती रही। रात को मैं किचन में अपना काम खत्म कर रही थी। मेरी सास कमरे में चली गई थी और उसकी भांजी भी अपने कमरे में जा चुकी थी। असद आजकल ड्राइंग रूम में सो रहा था, क्योंकि असलान के छोटे से फ्लैट में सिर्फ 2 कमरे और एक ड्राइंग रूम था। मैं अभी बर्तन धो रहा था जब किसी की मायूस नजरों ने मुझे उलझने पर मजबूर कर दिया। मैंने मोड़कर असद को देखा, जो मेरे पीछे खड़ा था। इसने कहा कि वो सो नहीं सकता, सर दर्द है, मेरे लिए 1 कप चाय बना दो अंदम। मैंने सोचा कि ये चाय का कप कहकर वो बाहर चला जाएगा।
मैं किचन का काम करती रही। स्कार्फ इस वक्त किचन के दरवाजे पर था। उधर उधर लटकते हुए काम कर रही थी क्योंकि इस वक्त मैं किचन में अकेली रहती थी। घर में कोई बहनोई, बड़ी भाभी और ससुर भी नहीं थे। लेकिन असद इस तरह अचानक किचन में आ जाता और मेरे करीब खड़ा हो जाता, मुझे कोई अंदाजा नहीं था। जब मैंने इसे देखा, मैंने अपने आप को टिकटिकी बांधे हुए पाया। मुझे घूंट पीने का एहसास होने लगा, लेकिन वो किचन के दरवाजे के पास खड़ा था। मेरा दोपट्टा भी बिल्कुल वहीं था। मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द चाय तैयार कर ली जाए, लेकिन मसला ये था कि रात 11 बजे गैस बहुत हल्की हो जाती थी। एक कप चाय 15 से 20 मिनट से पहले कभी तैयार नहीं होती थी, और आपको यहाँ 15 से 20 मिनट तक खड़े रहना पड़ता है। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। मैं बार बार असद की आंखों में उलझती जा रही थी। मेरे दिल की धड़कनें मेरे काबू से बाहर थीं। अंदम, तुम्हारे बाल बहुत लंबे और खूबसूरत हैं। मैंने आज इसे नोट किया है। वो 2 कदम मेरे करीब आगे बढ़ा था। किचन भी छोटा था, इसलिए वो मेरे करीब आया था। मैं इस वक्त बहुत घबराहट महसूस कर रही थी। वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। मेरे चेहरे पर गौर से दिखने लगा। क्या आप जानते हैं, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, एक दोस्त की शादी में, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ उन डम्पिलों ने मेरा दिल मुझसे चुरा लिया था। इस वक्त तक मैं शादी के इस मुसलसल फंक्शन में हाजिर था। मेरी नज़रें आप पर जिमी हुई थीं। बस वही मैंने अपना दिल तुम पर लगा दिया। रिश्ते की तस्दीक होने तक मैं हार गया। ऐसा लगता था जैसे मेरा सुकून मुझसे छीन लिया गया हो। ये कहते ही वो मेरे करीब आ गया। मैं जाकर पिछली शेल्फ के पास खड़ी हो गई। असद, प्लीज वापस चले जाएं। मुझे तुम्हारा स्कार्फ चाहिए। मैंने अपनी पेशानी पर पसीना साफ किया। क्यों? यहाँ एक अजनबी है अन्नम, जो तुम्हारे पर्दे से बेखबर है। मियाँ बीवी वैसे भी एक दूसरे के कपड़े हैं। अल्लाह ने कुरान पाक में मियाँ बीवी को एक दूसरे के कपड़े कहा है। मैंने मवाजना किया है। क्या आप जानते हैं क्यों? असद बहुत धीमे लहजे में मुझसे कह रहा था, लेकिन मेरी हालत फिर से खराब होने लगी। इससे पहले कि वो मेरा चेहरा अपने हाथों में ले लेता, मैंने इसे पीछे धकेल दिया और किचन से बाहर निकल गई। अपने कमरे में तेजी से गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं असद के बढ़ते हुए गलबे को कैसे रोक सकती थी? वो अपनी जगह इंसाफ पसंद थे, लेकिन मैं मुश्किल में फंस गई थी। वो मेरे साथ अच्छा था, ये रू बन चुकी थी। मैं रोने लगी। पत्थर का दिल भी वहां नहीं था। एक दोस्ताना रिश्ता था जितना मैंने अपनी मोहब्बत पर भरोसा किया था, लेकिन मजबूरी मेरे रास्ते में आ गई। इसके बाद असद ने मुझसे बात खत्म कर दी, और वो मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देखता था। एक बार मैंने इसके दफ्तर के कपड़े इस्त्री किए तो इसने उन्हें मेरे हाथ से छीन लिया और कहने लगा, तुम्हें मेरा काम करने की जरूरत नहीं है। ये सब कहकर इसने अपने कपड़े अपनी खाला की बेटी राबिया को दे दिए नाश्ते के लिए। वो भी इससे यही कहने लगा। मैं बेचैन हो गई। असद का रवैया शायद मेरे साथ ठीक था, लेकिन वो कब तक मेरे साथ नरमी कर सकता था? मैंने इसे इस वक्त बनाया जब असद को अपने अर्द गिर्द घूमते देखा तो वो खुशी खुशी असद के घर की तरफ भागती। वो सारा काम कर रही थी। ये मुझे हैरान कर देता था। शाम को जब असद ऑफिस से वापस आया तो देखा राबिया नई दुल्हन की तरह तैयार होकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती। जैसे ही असद अंदर आता, वो इसके हाथ से लैपटॉप का बैग ले लेती। वो काम जो मेरी जिम्मेदारी था, वो इसे बहुत खुशी और ईमानदारी से कर रही थी। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर आग भड़क रही थी, लेकिन मैं क्या कह सकती थी, क्योंकि असद खुद इसे अहमियत दे रहा था। वो मुझ पर मन गलत जवाब दे रहा था, शायद इसलिए कि वो चाहता था कि मैं इसे मुकम्मल करने से रोकूं। बात यहीं तक महदूद नहीं थी। रात को एक बार मैंने आंखें खोलीं तो बातें करने की आवाजें आ रही थीं।
जब मैं कमरे से बाहर निकली तो दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। इसके सामने चाय के 2 कप पड़े थे। राबिया मुझे देखकर हंस पड़ी, लेकिन असद बिल्कुल बेबस बैठा था। वो अब भी राबिया से बातें करता था। यूं लगता था जैसे उन्हें मेरे वजूद की परवाह नहीं थी। मैं अपने कमरे में रोती हुई चली गई। मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही थी। मेरा घर तबाह हो रहा था। लेकिन मैं शायद अपनी जिंदगी के इस मोड़ पर थी, जहां आगे एक कुनवां था और पीछे एक खाई। चाहे मैं असद को सच बता दूं, मेरा घर तबाह हो जाता, और अगर ना बताती तो मेरी जगह राबिया नामी लड़की ले लेती। ख़वातीन अपनी शरीक हयात के अलावा सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन कोई गम नहीं। जो कुछ भी मेरे और असद के दरमियान था, मैं नहीं चाहती थी कि राबिया दरमियान में आए। तो मैंने अपनी सास से कहा। राबिया को आए काफ़ी अरसा हो गया था। वो कब वापस जाएगी? मेरी सास ने कहा कि मैं भी इसे पहले ही बता चुकी हूं कि अब तुम्हें काफ़ी अरसा हो गया है, तुम वापस जाओ। लेकिन ये असद है ना, इसकी तरदीद की जा रही है। ये सुनकर मेरा दिल ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई इसे अपनी मुट्ठी में ले लिया। असद क्यों चाहता था कि वो यहां से न जाए? एक दफ़ा मैं किचन से बाहर आई तो वो दोनों ड्राइंग रूम में बात कर रहे थे। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर उनकी बातें सुनी, जो मेरे दिमाग को उड़ा देने के लिए काफ़ी थी। मुझे नहीं मालूम था कि इन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक है, लेकिन आज इस रात से भी पर्दा उठ चुका था। मैं शायद इस गलत फहमी का शिकार थी कि असद मुझसे प्यार करता है, वो मुझे चाहता है, लेकिन हकीकत शायद कुछ और थी। जो मैंने सुना, इसकी वजह से मेरे दिल की यह गलत फहमी खत्म हो गई। मैंने सोचा कि मेरा शौहर मुझसे प्यार करता है। शायद ये शादी उसकी मजबूरी थी, वरना वो तो राबिया के इश्क में मुब्तला था, और राबिया इसके कहने पर यहीं ठहर गई थी। मैं रोती हुई अपने कमरे में चली गई। मैंने रात का खाना भी नहीं खाया। मेरी सास मेरे पास आई। उन्होंने कहा, तुम क्यों नहीं खा रही हो? मैंने सर में दर्द का बहाना बनाया। आधी रात को मैं रोती रही। रात के 2 बजे ड्राइंग रूम से सरगोशियों की आवाज़ें आ रही थीं। जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली, ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद था। मैंने ड्राइंग रूम की खिड़की से बाहर देखा तो मैं अपने हवास खो बैठी। असद राबिया की बाहों में था। अचानक मेरी आँख खिल गई। मेरी सांस खराब हो रही थी। मैं पसीने में भीग गई थी। शुक्र है जो मैंने देखा वो एक ख्वाब था। मैं फौरन उठी और अपने कमरे से बाहर आई। लॉन्च में खामोशी थी। मैं ड्राइंग रूम में चली गई। असद अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। मैं जाकर रोती हुई उसके पास बैठ गई। मुझे देखकर वो परेशान लग रहा था। कहने लगा, क्या बात है, क्यों रो रही हो? मैंने कहा, असद, तुम आज के बाद राबिया से बात नहीं करोगे। पहले तो इसने मेरी बात सुनकर कुछ देर इंतजार किया। वो मुझे देखता रहा, फिर अपना लैपटॉप बंद कर दिया। इसने कहा, मैं बात क्यों ना करूं? मैंने कहा, अगर आपके दिल में राबिया होती तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? इसने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने राबिया की तारीफ नहीं की और मैं तेरे हसन से मशहूर हो गया हूं। लेकिन अब मुझे इसका गहराई से एहसास हुआ है। अब मैं राबिया से शादी करना चाहता हूं। ये सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। मैं बिलक बिलक कर रोने लगी। मैंने कहा, नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे इस तरह ज़ाय नहीं कर सकते। मैं मर जाऊंगी। असद, तुम्हारे बगैर मुझे तुमसे बहुत प्यार है। इसने मेरी बात सुनकर मेरा हाथ थाम लिया और मुझे अपने कमरे में ले आया। कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। बस कहना शुरू किया, ये सब मैं सुनना चाहता था। मैं ये जानना चाहता था जो आपके दिल में है। मैंने राबिया से दरख्वास्त की कि वो मेरे साथ मिलकर ये ड्रामा बनाए। अंदम, राबिया मेरी हकीकी बहन है। खाला का कोई बच्चा नहीं था तो उम्मी ने राबिया को गोद लिया था।
ये मेरे लिए एक नई वही थी। फिर इसने कहा, तुम्हारी दूरी मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैंने सोचा कि शायद तुम्हें किसी और से मोहब्बत है, इसलिए तुम मुझसे दूर रहने के बहाने ढूंढती हो। तो मैंने राबिया के साथ मिलकर ये ड्रामा रचाया, और आज आपके इस इजहार ने मुझे ज़हनी सुकून से भर दिया है। शायद तुम्हारी मुझसे दूरी एक जुनून हिचकिचाहट थी। असद मेरे पास आने लगा, लेकिन इस बार मैं इसे रोक नहीं सकी, क्योंकि इसने अपने अल्फाज से इसका इजहार किया था। मैंने सारी रात इसी खौफ में गुजारी कि जिस दिन असद को मेरी हकीकत का पता चला, ये इस घर में मेरा आखिरी दिन होगा। मेरी बहाली से असद को कंपनी मिलकर बहुत खुशी हुई। कुछ दिनों के बाद राबिया भी वापस चली गई, लेकिन मेरा दिल हर वक्त खौफ की कैफियत में रहता था कि जब असद को मेरी हकीकत का पता चल जाएगा तो मेरा क्या होगा। हमारी शादी को कई माह गुजर चुके थे। एक दफा खाने के दौरान मेरी सास असद से कहने लगे, अब मुझे जल्द ही पोते नवासी की खुशखबरी मिलेगी, मुझे भी बताएं। ये सुनते ही मेरे हल्क में सनसनी पैदा हो गई, गोया नवाला फंस गया। मैंने पानी पीकर नवाला अंदर ले गया। मेरी भूख मिट गई थी। असद वैसे भी मुस्करा रहा था, वो अपनी माँ को तसल्ली दे रहा था। चंद माह के बाद असद ने अपनी माँ के इसरार पर मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बहुत से टेस्ट लिखे और दिए। मेरा दिल बेहद बेचैन महसूस कर रहा था। जो कुछ भी हो रहा था, ये ठीक नहीं चल रहा था। मुझे डर लग रहा था। असद ने कहा, माँ बच्चों का इतना ख्याल नहीं रखती, क्या जलता है? इसने मेरा हाथ पकड़कर कहा। मुझे अनम के बच्चे भी बहुत पसंद हैं। मैं चाहता हूं कि अल्लाह मुझे जुड़वा बच्चे दे। इसकी बातें मेरे दिल को तोड़ने के लिए काफी थीं। वो सच जो मेरी माँ ने मुझे बताया था। मैं जानती थी कि मैं उन्हें बरकत नहीं दे सकती, और जिस दिन असद को इस बात का इल्म हुआ, वो मेरा आखिरी दिन होगा। वो मुझे इस घर में हकीकत के साथ कभी कबूल नहीं करेगा। फिर वो वक्त आ पहुंचा जब मेरा अल्ट्रासाउंड था। इस दिन मुझे यूं लगा जैसे मेरी रूह मेरे वजूद को छोड़ रही है। डॉक्टर बार बार मेरे चेहरे को देख रहा था, कभी अल्ट्रासाउंड स्क्रीन को देखता था। यह मेरी जिंदगी थी जो कतरा कतरा फिसल रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने डॉक्टर से दरखास्त की। मेरे शौहर मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन वो कहने लगा, हमारे पास ये हुक्म नहीं है। अगर मैं आपको नहीं बताता तो कोई और बताएगा। अल्ट्रासाउंड करने वाला आपको बताएगा। ये चीज ज्यादा देर तक छप नहीं सकती। बेहतर है कि आप अपने शौहर को खुद सच बता दें। मैं दुआएं करने लगी कि मेरा घर तबाह हो जाएगा, लेकिन शायद मेरी किस्मत बुरी थी। मेरी रिपोर्ट्स असद तक पहुंच गईं। जैसे ही डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। असद को मेरी हकीकत मालूम हो चुकी थी कि मैं एक बेजान बुत हूं। असद का बदलता असर और मेरी बदलती हुई रंगत मेरी जान ले रही थी। जैसे ही मैं घर पहुंची, मेरी सास मेरी रिपोर्ट्स के बारे में असद से पूछना शुरू कर चुकी थी। वो कहने लगा, डॉक्टर ने बस कुछ नहीं बताया। मैं अपने कमरे में चली गई। इस वक्त मेरी घबराहट आंखों पर थी। मैं मौत से खौफजदा थी। असद को नहीं मालूम कि वो मेरे कमरे में आकर मुझे क्या सजा देगा। जब असद कमरे में आया तो उसकी आंखें सुर्ख थीं, खबरों की सुर्खी बन रही थी। मेरा दिल इस तरह चल रहा था जैसे पीटना भूल गया हो। मेरे आंसू मुसलसल बह रहे थे। वो मेरे करीब आकर बैठ गया। थोड़ी देर के लिए खामोशी से देखता रहा। इसने ज़बानी कुछ नहीं कहा, लेकिन सब कुछ उसकी आंखों से नजर आने लगा। ये मेरे लिए इतनी बड़ी बात क्यों छपाई? मैं मुसलसल आंसू बहा रही थी। खुद को तकदीर के लिखने वाले के हवाले कर दिया। असद ने कहा, बस एक बात बताओ अनम, तुम्हें यह पहले से मालूम था? मैंने नफी में सर हिलाया। मैंने कहा, मेरी उम्मी ने मुझे ये खबर निकाह के बाद शादी की रात बताई थी। यही असल वजह थी जो मैंने आपको करीब आने से रोक
ताकि आप सच जानकर मुझे तलाक ना दें। ये कहते हुए मैं रोने लगी। इसने कहा, तुमने अच्छा नहीं किया अनम। तुम्हें मालूम था कि मैं अकेला हूं। मेरी माँ मेरा बच्चा चाहती है। अगर आपकी वालिदा को हकीकत का इल्म होता। उन्होंने हमें अंधेरे में रख कर गलत किया। ये कहकर असद कमरे से बाहर निकल गया। पूरी रात वो कमरे में नहीं आया। मेरी माँ ने मुझे शादी की रात बताया था कि मैं बांझ हूं, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। फिर इसने मुझे ये भी कहा कि मैं जितना कर सकती हूँ असद से दूर रहूं, क्योंकि अगर वो मुझसे रिश्ता कायम करेगा तो जाहिर हो जाएगा। फिर वो बच्चे का मुतालबा भी करेगा और जब मुझे इसके इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाएगा तो ये हकीकत इस पर गालिब आ जाएगी। और आज ये हो चुका था। मैं बेइख्तियार रो रही थी, लेकिन इसने एक बार भी मेरे आंसुओं का हाल नहीं पूछा था। सुबह तक मैं समझ गई थी कि वो मुझसे क्या कह रहा है। वो फैसला सुनाने जा रहा था। जब मैं सुबह अपने कमरे से बाहर आई तो असद अपने ऑफिस जा चुका था। मैंने सारा दिन बेसुकूनी में गुजारा। जब वो घर वापस आया तो उसके चेहरे पर उदासी थी। वो रिपोर्टें पकड़े हुए था और मेरी सास के सामने रख दे। ऐसा लगता था जैसे मेरी जान निकल गई हो। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी सास बिल्कुल खत अनपढ़ है। असद कहने लगा, मैं कैसे जानूं कि उन्होंने क्या लिखा है? बताओ। असद कहने लगा, मैं तुम्हें कभी वारिस नहीं दे सकता, क्योंकि मुझ में कोई जरासीम नहीं कि मैं बच्चे पैदा कर सकूं। ये कहकर वो रोने लगा। मैंने अपनी सास को गिले लगाया। अम्मा कहने लगे, मैं एक बावकार आदमी हूं। खुदा के लिए बच्चों का दोबारा जिक्र ना करें। मैं आपको सब कुछ देता हूं, बच्चों के सवा। ये सुनकर मेरा चेहरा पीला पड़ गया। असद ने सब कुछ खुद पर ले लिया था और मुझे हर जिम्मेदारी से आज़ाद कर दिया। मेरी सास भी रो रही थी और मैं भी। वो हैरानी से अपने शौहर की तरफ देख रही थी। ये इंसान की कौन सी शक्ल थी जो मेरे सामने नमूदार हुई? मेरी सास रो पड़ी। जब मैं इसे ले गई तो इसने कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसी न किसी बच्चे को यतीम खाने से ले जाया जाएगा और हम इसे अपना समझकर गिले लगाएंगे। लेकिन आप अपना दिल बुरा मत करो। मैं फिर कभी आपसे बच्चों के लिए नहीं कहूंगी। असद कमरे में आकर बेजान की तरह बेड पर बैठ गया। मैं जमीन पर बैठ गई और उसके पांव पकड़ लिए और कतार में रोने लगी। मैंने कहा, आपने क्या किया? मेरी खामियों को अपना समझ लिया। इसने मुझे बाजुओं से पकड़ा और मेरे करीब बिठाया। कहने लगा, मियां बीवी एक दूसरे के कपड़े हैं और हमारे कपड़े अपने वजूद के साथ साथ हम अपनी खामियों को भी छुपाते हैं। तुम मेरा लिबास हो अन्नम। तेरा ऐब मेरा ऐब है और तेरी ताकत मेरी ताकत है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे लिए सब कुछ आसान था, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता था। ये आपका कसूर नहीं है। मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हूं जो असद जैसा शौहर मिला। मियां बीवी का रिश्ता खानदानी मुआशरे का बुनियादी ढांचा है और उसकी खराबी या खुशहाली का एक अहम जरिया है। यहाँ हुकूक और फराइज की बात नहीं, बल्कि अंसर जरी जो इस रिश्ते को मजबूत करता है वो अहम है। मादी ज़िलई दौर में हर नौजवान सिर्फ एक खूबसूरत बीवी और हर औरत अमीर और कबीर साथी की तलाश में है। अगर जीवन साथी के इंतखाब के लिए दो उसूल अहम होते तो आज पड़ोसियों में खुशगवार रिश्ते ना होते, लड़ाई झगड़ों और अदालतों में खत्म होते। खूबसूरती या दौलत पर रिश्ता नहीं टिकता। शरीक हयात का इंतखाब करने से पहले शादी के मुशीर से मशवरा करें। दीन से मशवरा ज़रूरी है कि दूसरी तरफ वो जीवन साथी जो अपने रिश्तों में मुखलिस हैं और ये खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए है, इसलिए वो इसे पूरा करने की भरपूर कोशिश करते हैं। नाज़रीन, मजीद इस तरह के असबाब की अहलियत रखती है। हैरत अंगेज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियोज़ देखें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।
کل ملیں گے ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔